हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जिस पोएम के साथ आपके सामने आए हैं, इस पोएम का नाम है डैफोडिल्स। और इसका एक और नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्राउड। देखो आप, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो कि इसका एक और टाइटल है, ये इस पोएम की फर्स्ट लाइन है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है कि जिन पोएम्स को कोई टाइटल नहीं देते हैं पोइट अपने जीते जी, तो फिर उसकी फर्स्ट लाइन को उसका टाइटल मान लिया जाता है। तो ये भी उन्हीं पोएम उसी प्रकार की पोएम्स में से एक है। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इसका टेक्स्ट की पहली लाइन है और इसलिए ये इसका टाइटल भी है। पोएम का जो मेन सब्जेक्ट है वो है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स का मतलब होते हैं नरगिस के फूल। नरगिस के फूल। तो नरगिस के फूल क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एज यूजुअल जैसे कि हमारी डिस्कशन पहले पोइट से शुरू होती है, पोइट कौन है, क्या बैकग्राउंड है, तो हम एक एक करके हर चीज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफोडिल्स और आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ पीरियड है वो 1770 से 1850 1850 है। और यह एक रोमांटिक एज के पोइट हैं। रोमांटिक एज के पोइट हैं। तो रोमांटिक एज के पोइट है, तो आपको अगर ध्यान ना हो कि रोमांटिक एज कब माना जाता है, तो रोमांटिक एज जनरली 1790 से 1830 तक माना जाता है। लेकिन ये जो डेट्स हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको। कहीं पर आप इसको 1789 देखेंगे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति की डेट है। कहीं पर आप इसको 1795 देखेंगे और कहीं पर आप इसको 1798 देखेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी कहीं आप इसको 1836 देखेंगे, कहीं आप इसको 1837 देखेंगे। तो अलग अलग डेट का वेरिएशन है अलग अलग घटनाओं से। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जिसने रोमांटिक एज की ओरिजिन को प्रभावित किया है वो डेट है 1798। अब 1798 में ऐसा क्या हुआ था? तो 1798 वो ईयर है, इट इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट रोमांटिक लिटरेरी वर्क। पहला प्रमुख रोमांटिक एज का जो साहित्य कार्य था जिसका नाम था लिरिकल बैलड्स। नाम सुन रखा होगा आपने, लिरिकल बैलड्स। ये 1798 में आया था बाई और दो दोस्तों ने, जिसमें एक विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स थे, याद होगा आपको। और दूसरे इनके साथी थे एसटी कॉलरिज, जिनकी पोएम आपने क्रिस्टाबेल, कुबला खान या फिर एंशिएंट मेरिनर पढ़ रखी होगी। तो ये फर्स्ट रोमांटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है जो 1798 में आया था। तो इस डॉक्यूमेंट के पब्लिकेशन के साथ ही लोगों ने मान लिया, क्योंकि इसके पहले न्यू क्लासिकल एज चल रहा था पिछले लगभग 130 साल से। और न्यू क्लासिकल एज इस रोमांटिक एज से बिल्कुल ही डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेज में, एटीट्यूड में। तो एक तरह से ये उसके खिलाफ एक रिवोल्ट थी, एक बगावत थी। और जैसे ही 130 साल का एक ट्रेंड खत्म हुआ और नए प्रकार के सब्जेक्ट, नए प्रकार की लैंग्वेज और हर चीज बदल गई जब, और इस 1798 के इस डॉक्यूमेंट लिरिकल बैलेट ने ही इसका आगाज किया था, इसकी शुरुआत की थी। तो इसी 1798 के वर्ष को हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से न्यू क्लासिकल एज की शुरुआत हो गई, सॉरी न्यू क्लासिकल एज का अंत हो गया और रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा जो अप्रूव डेट है वो है 1837। और 1837 क्यों है? क्योंकि इस समय क्वीन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो राज्यारोहण हुई, यानी उसका असेशन हुआ। तो क्वीन विक्टोरियाज असेशन ऑन ब्रिटिश थ्रोन, यानी ब्रिटिश सिंहासन पर क्वीन विक्टोरिया बैठ गई, जो आगे 1901 तक चलता रहा ये। तो ये दो डेट है 98 और 37 से ज्यादा अप्रूव्ड मानी जाती है। अब बाकी हैं वो केवल एक गैस है, जैसे कि 1789 है, यह फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति है,
जिससे लोगों के अंदर एक रेवोल्यूशनरी जो टेम्पर था, एक जोश का, क्रांति का भाव था, वो पैदा हुआ था, जिससे लोगों की सोच बदल गई। 1790 केवल एक राउंड फिगर में दिया हुआ वर्ष है, क्योंकि 1789 में 89 में जब क्रांति शुरू हो गई, तो 1789 एक थोड़ा सा ऑड ईयर है, तो इसलिए उसको राउंड फिगर में 1790 कर दिया। 1795 ये भी राउंड फिगर की वजह से ही है कि एक अच्छा सा दिखने वाला, अच्छा सा समझ में आने वाला वर्ष लिख दिया जाए। लेकिन रीजन ये है कि राउंड फिगर वाले नहीं चलेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में थी, वो एक पॉलिटिकल चेंज था, ना कि लिटरेरी चेंज। लिटरेरी चेंज आने में काफी समय लग गया। तो मोस्ट अप्रूव्ड जो ईयर है रोमांटिक एज का, उसको 1798 माने। दूसरी तरफ 1830 को इसका एंड मान लेते हैं, तो ये भी एक राउंड फिगर वाला ईयर है, क्योंकि इस समय रोमांटिक स्पिरिट थी वो धीरे धीरे डाउन होने लग गई थी। 1836 के अंदर सर वॉल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी। वॉल्टर स्कॉट को हम लास्ट रोमांटिक मानते हैं, यानी इनके बाद रोमांटिक एज का लगभग एक तरह से समाप्ति हो गई थी, तो लास्ट रोमांटिक मानते हैं, ठीक है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ इसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और जो एसटी कॉलरिज थे, उन दोनों ने पहला रोमांटिक डॉक्यूमेंट लिखा था। इस डॉक्यूमेंट लिरिकल बैलेट के अंदर टोटल 23 पोएम्स थी, 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, और जो 4 थी वो एसटी कॉलरिज ने लिखी। और इस डॉक्यूमेंट की जो फर्स्ट पोएम थी वो एंशिएंट मैरिनर है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंशिएंट मैरिनर यानी एंशिएंट लिखा नहीं, एंशिएंट मैरिनर यानी एक बूढ़ा नाविक। एंशिएंट मैरिनर इसकी पोएम थी, जो फर्स्ट पोएम थी, ठीक है, इसको सही। तो आप अब इसमें देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट था। अब एक खास बात और जो आपको जाननी जरूरी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सारी पोएट्री को नेचर यानी प्रकृति पे आधारित रखा, जबकि एसटी कॉलरिज, जैसे आपको जानते हो, तो उन्होंने अपनी सारी जो पोएट्री थी उसको सुपर नेचर, पारलौकिकता के ऊपर केंद्रित रखा। तो एक ने नेचर को थामा और दूसरे ने सुपर नेचर को। तो चूंकि इस लिरिकल बैलेंस में ज्यादा बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो विलियम वर्ड्सवर्थ का 19 पोएम का, जबकि एसटी कॉलरिज ने 4 पोएम दी इसके अंदर। तो इस तरह से एक तरह से जो अग्रदूत कहेंगे, जो प्रीकर्सर कहेंगे रोमांटिक स्पिरिट के, वो किसको कहेंगे अपन? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहेंगे। तो एक तरह से फादर ऑफ रोमांटिक एज भी कह सकते हैं इसको। तो एक तो प्रीकर्सर यानी अग्रदूत, या फादर ऑफ रोमांटिक एज, किसको कहेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ को। डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ चूंकि नेचर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, प्रकृति को एक वो गॉडेस देवी के समान समझते थे, और ऐसा मानते थे कि उनकी लाइफ की जो बिल्डिंग हुई, उनके जीवन का जो कैरेक्टर की बिल्डिंग हुई, उसके अंदर प्रकृति का ही सबसे ज्यादा योगदान था। तो प्रकृति के एक ग्रेट पोइट होने के कारण इनको कुछ एपिथेट्स दिए गए हैं, जैसे एक तो ग्रेटेस्ट नेचर पोइट, एक कहते हैं इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर यानी प्रकृति का उच्च पुजारी। तो इनकी जो पोएम है उनके अंदर बहुत ज्यादा पोएट्री का है, और मेरे ख्याल से अपने इस सब्जेक्ट से कभी डमाडोल भी नहीं हुए, और इन्होंने हमेशा केवल नेचर के ऊपर ही, प्रकृति के ऊपर ही लिखा। तो ग्रेटेस्ट नेचर पोइट कहते हैं इसको, और हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं। एक और नेचर पोइट आएंगे, पीबी शेली, उनके बारे में भी हम बाद में जब उनकी पोएम आएगी तब बात करेंगे अपन। तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर और द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट कहते हैं। देखिए अब सीधे अपन हमारी पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि डेफेडिल्स होते हैं, जो नरगिस का जो फूल होता है, वो क्या होता है, जिसके बारे में पोएम है। तो नेचर के बारे में लिखते लिखते नेचर पोएम के अंदर ही ये पोएम डेफेडिल्स मानी जाती है। तो देखिए आप, नरगिस का फूल एक क्राउन शेप बेल लाइक येलो फ्लावर होता है। क्राउन शेप्ड बेल यानी घंटी, बेल लाइक येलो फ्लावर होता है, ठीक है। क्राउन शेप बेल लाइक येलो फ्लावर। देखो आप इसमें इसमें इस तरह से बना होता है, इसकी इसकी आकृति इस तरह से, ये इसकी डंडी मान लो इसी तरह से होती है, जैसे कि ये जमीन पर कहीं पानी में उगा हुआ है, और
येलो कलर का ये फूल होता है। तो ये इस तरह की इसकी आकृति होती है। ठीक है। अब आप देखो, इसके अंदर ये जो आकृति है, ये टहनी है और ये इसकी येलो शेप है। इसकी डंडी बहुत ज्यादा नाजुक होती है। तो ये इसका जो आगे वाला जो हिस्सा है, देखिए आप, ये वाला, इसी को ही क्राउन शेप कहा गया है। जैसे एक क्राउन होता है, एक ताज होता है, अगर इसको सीधा करें तो ब्रिटिश कल्चर में ताज इस तरह के होते हैं, अगर आपने देखा हो। इंग्लैंड के राजाओं के ताज इस तरह के होते हैं, आपने देख रखे होंगे। इस तरह से इस पे मोती वगैरह इस तरह से कुछ लगे हुए होते हैं। तो इस तरह के ताज होते हैं। तो ये भी इसका जो आकार है, जो इसकी जो शेप है, वो आगे से किसकी तरह से, ताज के जैसे। और इसको कहा गया है बेल लाइक शेप, यानी जब अगर इसको पूरे को हम देखते हैं, पूरे को देखते हैं तो एक एक घंटे के समान नजर आता है। येलो कलर का ये होता है। और इसकी जो डंडी होती है वो ग्रीन कलर की होती है। और सबसे खास बात ये है इसकी, सबसे बात कि ये डंडी इतनी लचीली होती है कि जब हवा चलती है तो ये फूल सीधा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। और जैसे हवा बंद होती है तो वापस ही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये लहराता हुआ होता है, ये हिलता हुआ होता है। और इसी को अपन डेफोडिल्स का फूल कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं नरगिस का फूल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो अब देखते हैं कि इस पोएम को कब लिखा गया था, कब क्या हुआ था। देखो आप, इस पोएम को 1804 के अंदर रिटर्न लिखा गया था, 1804 में। और फिर ये पब्लिश्ड हुई थी 1807 में, पब्लिश्ड फर्स्ट टाइम। अब आपको एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि 1807 में ये पब्लिश तो हो गई थी, लेकिन उस समय 1807 के पब्लिकेशन के दौरान इसके अंदर केवल 18 लाइनें थी। ठीक है। बाद में एक बार फिर ये 1815 के अंदर, 1815 के अंदर रीपब्लिश्ड हुई विद सम, कुछ चेंजेस के साथ, विद सम चेंजेस, कुछ परिवर्तनों के साथ इसको पब्लिश किया गया। इस बार इसके अंदर 18 की बजाय 24 लाइनें थी। और इसके अलावा कुछ वर्ड्स की और लाइंस की शिफ्टिंग भी की गई, कुछ नए भी ऐड किए गए। तो इसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन किए गए। तो ये मॉडिफिकेशन फुल, यानी मॉडिफिकेशन से युक्त था ये। अब मॉडिफिकेशन का मतलब, कुछ शब्द हटाए भी गए, यानी रिमूविंग भी की गई, कुछ एडिंग, कुछ नए शब्द भी जोड़े गए। और इसके अलावा कुछ रिप्लेसिंग भी हुई, यानी पुराने हटाकर नए जोड़े गए। तो तीनों चीजें अलग अलग बात होती है। रिमूव का मतलब किसी शब्द को पूरी तरह हटा लिया गया, किसी शब्द को, नए शब्द को ऐड किया गया, और किसी को रिप्लेस कर दिया गया। तो इस प्रकार ये रिप्लेसिंग की गई इसकी। आगे देखते हैं। इसको आप नोट कर लेना स्क्रीन को रोक कर, क्योंकि अब स्क्रीन ज्यादा फुल हो गई है तो और भी डिटेल्स अपन को लिखनी है, तो मैं इसको क्लीन करता हूं। देखिए आप, पोएम सबसे पहले पब्लिश्ड इन 1807, 1807 में छपी थी। और जिस कलेक्शन में छपी थी वो आपको ध्यान होना चाहिए, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इस कलेक्शन में छपी थी 1807 में, पब्लिश्ड इन 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के कलेक्शन के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। इस पोएम को बाद में इंक्लूड किया गया। द पोएम वॉज इंक्लूडेड इन फ्रांसिस पेलग्रेव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांसिस पेलग्रेव कौन आ गए। देखो आप, फ्रांसिस पेलग्रेव्स अभी बताएंगे आपको। गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, 1875।
देखो आप, गोल्डन ट्रेजरी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एक ऐसा एंथोलॉजी थी, एक ऐसा काव्य संकलन था। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की, यानी फ्रांसिस पेलग्रेव ने उस समय की जितने भी अच्छी अच्छी पोइट्री थी, अच्छे अच्छे राइटर्स की, अच्छे अच्छे पोइट्स की, उनका एक कलेक्शन बनाया और इस कलेक्शन को नाम दिया गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट्स। तो ये 3 पार्ट्स में, 3 भागों के अंदर ये पब्लिश हुआ था। 3 इसके एडिशन थे, तो 3 अलग अलग इसके एडिशन थे। तो 1875 में जो इसका फ्रांसिस पेलग्रेव का गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट की पहली किस्त आई, पहला एडिशन आया, तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोयम डेफोडिल्स को जगह दी गई थी। तो इस कलेक्शन के अंदर किसी पोयम का शामिल होना बहुत ही रेपुटेशन की बात होती है। यानी अगर इसमें किसी की पोयम सेलेक्ट की गई तो एक तरह से उस जमाने में इंग्लैंड के अंदर उसको काफी प्रतिष्ठित पोइट और पोयम माना जाता था, यानी उस पोइट की भी इज्जत बढ़ती थी और पोयम की भी बढ़ जाती थी। तो इसलिए इस पोयम के लिए ये गर्व की बात थी कि 1875 में पेलग्रेव्स के गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में इसको शामिल किया गया था। देखो आप, अब ये पोयम की इंस्पिरेशन कहाँ मिली थी, यानी किस तरह से लिखा गया था, कब इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई। तो इंस्पिरेशन किस बात की वजह से, किस घटना की वजह से इसको किया गया था। तो आप देखो कि अप्रैल 15 अप्रैल 1802 को, देखो आप, वर्ड्सवर्थ was on अ टूर, एक भ्रमण पे गए थे, विथ हिज सिस्टर, उनकी बहन थी और बहन का नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। और कब है ये, 15 अप्रैल 1802 का दिन था। और ये घूम रहे थे उस समय अराउंड, आसपास एक एरिया है इंग्लैंड के नेचुरल जोन का, क्षेत्र का, ग्लेन कोइनी बे। ये उल्स वाटर नाम का एक काउंटी है, गांव है, वहां पे ग्लेन कोइनी बे, पानी की एक खाड़ी है, छोटा सा सागर का हिस्सा है जो किनारे तक है। तो उल्स वाटर गांव का नाम है और ये है लेक डिस्ट्रिक्ट में। लेक डिस्ट्रिक्ट एक शब्द आपने सुना होगा काफी बार, लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं, इंग्लैंड के अंदर एक झील है जिसका नाम है एलन बैंक। तो एलन बैंक नदी के पास का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम भी एलन बैंक डिस्ट्रिक्ट ही रख दिया गया उस नदी के नाम पर। तो उसी को ही लेक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ, एक समय की बात है कि 15 अप्रैल 1802 को ग्लेन कोइनी बे, उल्स वाटर गांव के अंदर, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर अपनी बहन के साथ वो एक नेचुरल टूर पे था, यानी वहां पर घूमने गया था। तो वहां पर उन्होंने देर देसो, और वहां पर उन्होंने देखे थे सेवरल डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के फूल और पौधे देखे थे। नियर द वाटर रीजन, जो पानी का जो क्षेत्र था, जो अभी मैंने अभी आपको शब्द बताया, ये ग्लेन कोइनी बे, जो कि एक समुद्र का एक हिस्सा है जो किनारे के आसपास पड़ता है। ये बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी। ये यहाँ पर है, ग्लेन कोइनी एन है ये। तो नियर द वाटर रीजन, पानी के क्षेत्र के पास बहुत सारे उन्होंने डेफोडिल्स फूल देखे थे। और इन डेफोडिल्स फूल के लहराने और इनकी सुंदरता को देखकर ही ये पोयम उन्होंने लिखी थी। वैसे ये पोयम बाद में लिखी गई थी, ये वहां पर नहीं लिखी गई, ये तो केवल सीन देखा था उन्होंने। द पोयम वॉज लेटर रिटर्न, बाद में लिखी गई थी इन, तो पोयम को लिखा गया था 1804 में, यानी उस घटना जब ये घूमने गए थे तो उसके बाद लिखा गया था। और ये पोयम इंस्पायर्ड थी बाय द टूर, उस भ्रमण से, इन जो 15 अप्रैल 1802 को जो उन्होंने भ्रमण किया था, उससे द्वारा प्रेरित होकर इस कविता को 1804 में लिखा गया था। ठीक है, अब पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पे भी हमको डिस्कस करनी चाहिए। तो पोएम के अंदर 6 लाइनों के 4 स्टेंजाज हैं।
ठीक है, यानी 4 स्टेंजा है जिसमें हर स्टेंजा के अंदर 6 लाइन है। और ईच स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी ए बी सी सी, ए बी ए बी सी सी इसकी राइम स्कीम है। और इस तरह से देखें तो प्रत्येक जो स्टेंजा है कंटेंस ये रखता है 1 क्वार्टरेन, एक तो इसके अंदर क्वार्टरेन है, एंड 1 कपलेट। क्वार्टरेन समझते होंगे आप, चौपाई, चौपाई मतलब 4 लाइनों का समूह। और कपलेट भी समझते होंगे, कपलेट यानी दोहा मतलब 2 लाइनों का समूह। तो 4 और 2 लाइन मतलब 6 लाइन हो गई इसके अंदर टोटल। तो ईच स्टेंजा कंटेंस 1 क्वार्टरेन 1 कपलेट, एक क्वार्टरेन है उसके अंदर और एक कपलेट है। और प्रत्येक जो स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम ए बी सी सी है। इसका मीटर क्या है, तो इसको लिखा गया है आयम्बिक टेट्रामीटर में। देखो आप, मीटर यानी छंद, आवाजों की उतार चढ़ाव की व्यवस्था, तो इसको हम बोलते हैं आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेंटामीटर का मतलब क्या होता है? आयम्बिक का मतलब होता है शॉर्ट प्लस लॉन्ग साउंड। ठीक है, यानी वावल साउंड के अंदर पहली जो साउंड है वो शॉर्ट होनी चाहिए, वावल साउंड की बात है केवल, और दूसरी साउंड लॉन्ग होनी चाहिए, यानी छोटी लघु और गुरु होनी चाहिए। टेट्रा का मतलब इसकी 4 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, ऐसा मीटर यानी छंद। तो समझ गए होंगे आप, जब किसी एक पोइटिक लाइन के अंदर जितने भी वावल साउंड्स हैं, ये बात ध्यान रख लेना आप, वावल साउंड्स की बात है, कॉन्सोनेंट की नहीं है, यानी स्वर ध्वनियों की बात है। तो स्वर ध्वनियों में पहली आवाज शॉर्ट यानी छोटी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, दूसरी लॉन्ग यानी लंबी होनी चाहिए, ऐसा 4 बार होना चाहिए, ऐसा छंद आयम्बिक टेंटामीटर कहलाया जाएगा। अगर हमारा आयम्बिक पेंटामीटर है, जो ज्यादा पॉपुलर है, और सोनेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है, आपने सुन रखा होगा। तो पेंटा का मतलब इतना सा केवल कि शॉर्ट लॉन्ग 5 बार रिपीट होगा, 3 बार 4 बार के बजाय। तो इस तरह से अभी हम इसमें देखें तो टोटल कितनी वावल साउंड हो गई, कितनी हो गई? 8। देखो आप, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, और ऐसा 4 बार रिपीट होगा, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। और डिटेल में कहें तो शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग। तो इस तरह से 8 आवाजें हो गई, जिसमें से 4 तो शॉर्ट है, 4 लॉन्ग है। इसको हम बोलते हैं आयम्बिक टेट्रामीटर। और हर लाइन के अंदर आवाजों की या ध्वनि की यही व्यवस्था इसके अंदर रहती है, इसको हम बोलते हैं आयम्बिक टेट्रामीटर। अब कुछ और चीजें हैं जो इसके बारे में आपको बताई जानी है। तो आप एक बार फिर स्क्रीन रोक कर स्क्रीन को नोट कर लीजिए, और फिर मैं इसको स्क्रीन को क्लीन करूंगा और फिर और कुछ चीजें आपको बताऊंगा। देखिए आप, वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है काफी रेपुटेड पोएम है, और अलग अलग लोगों ने, फेमस लोगों ने इसके बारे में कुछ कहा है। तो कुछ कमेंट्स हैं और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए आप, पहला जो कमेंट है जो खुद वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कॉल्स द पोएम एज, वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को क्या कहा है खुद के शब्दों में? एन एलिमेंट्री फीलिंग एंड सिंपल इंप्रेशन, एंड सिंपल इंप्रेशन। एलिमेंट यानी प्राथमिक, फीलिंग यानी भावना, और एक सरल इंप्रेशन यानी प्रभाव। विलियम वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे एसटी कॉलेरिज, जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे, पूरे जीवन भर इनकी मित्रता चली। और ये वर्ड्सवर्थ के कार्यों के सबसे बड़े आलोचक भी थे। देखो आप, क्योंकि इनकी कमियों को उजागर करते थे, तो एसटी कॉलेरिज ने इस पोएम की आलोचना करते हुए इस पोएम को एक मेंटल बॉम्बास्ट कहा गया है, एक मानसिक विस्फोट कहा गया है। कहा है मेंटल बॉम्बास्ट, यानी यह दिमाग के एक विस्फोट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कि वर्ड्सवर्थ में विचारों का विस्फोट हुआ और उन्होंने पोएम के रूप में इनको लिख दिया। देखो आप, 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, 1850 में वर्ड्सवर्थ का डेथ ईयर है ये। तो उस समय एक फेमस जो एक पत्रिका है जिसका नाम है, जो जर्नल थी, वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू, वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू।
इस वेस्टमिनिस्टर रिव्यू नाम की पत्रिका इस पोएम को कहती है वेरी एक्विजिट, यानी एक्विजिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, यानी बहुत ही उत्कृष्ट पोएम इसको उन्होंने बताया है जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और जिसको यहां मेंशन कर देना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि ये पोएम 2 बार पब्लिश हुई थी, एक बार 1807 में, एक बार 1815 में। 1807 के अंदर इसके अंदर केवल 18 लाइनें थी और 1815 वाले में इसके अंदर कितनी लाइनें थी? 24 लाइनें थी। तो 1807 से 1815 के अंदर कुछ वेरिएशन हुए, कुछ शब्दों को हटाया गया, कुछ जोड़ा गया, कुछ को रिप्लेस किया गया। तो हमको एक बार उन चेंजेस के बारे में देख लेना चाहिए। देखो आप, ये तो है 1807 वाला वर्जन, जिसके अंदर कितनी लाइन थी? 18 लाइन्स थी। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं 1815 वर्जन, और इसके अंदर कितनी लाइन थी? 24 लाइनें थी। अब मुख्य बात यह है कि फेमस ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है? 1815 वाला। और हम भी जो पढ़ेंगे वो 1815 वाला ही पढ़ेंगे जिसमें 24 लाइनें हैं। तो कुछ चेंज किए गए, देखो आप। एक तो लाइन नंबर 4 के अंदर 1807 में एक शब्द था डांसिंग, और बाद में इसको चेंज करके इस शब्द को कर दिया गोल्डन। अब हमको गोल्डन शब्द देखने को मिलता है, डांसिंग नहीं मिलता है। लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 में पहले एक शब्द था अलोंग, और अब आप देखेंगे उसकी जगह पर एक दूसरा शब्द आ गया। वो शब्द क्या है? बिसाइड। इसके बाद लाइन नंबर 6 के अंदर पहले जो शब्द था वो था 10,000, और बाद में इसको कर दिया गया फ्लटरिंग एंड। वैसे ये जो 10,000 शब्द है वो अभी भी है, लेकिन इस लाइन में नहीं, किसी दूसरी लाइन के अंदर है। लाइन नंबर 16 के अंदर पहले शब्द था लाफिंग, और इसकी जगह अब शब्द हो गया जोकंड। और एक सबसे मुख्य बात यह है कि क्योंकि इसमें तो 18 लाइनें हैं, इसमें 24 है, तो यहां पर स्टेंजा फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक स्टेंजा जोड़ा गया, तो ये इधर ही लिख पाएंगे इसको, एन एक्स्ट्रा स्टेंजा वॉज एडिड, जोड़ा गया बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा, यानी पहले और दूसरे स्टेंजा के बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेंजा जोड़ा गया, तो वो पहला वाला तो पहला रह गया और दूसरा वाला अब तीसरा बन गया। तो ये कुछ चीजें थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी। अब हम मूव ऑन करते हैं पोएम के टेक्स्ट की ओर, कि पोएम में क्या है, क्या लिखा हुआ है, और ये सारी बातें जो जो हमने डिस्कस की वो टेस्ट के दौरान भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम टेक्स्ट की ओर।